जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बच्चों, आप सभी बहुत ही करीब हैं अपने मंजिल के, जिसके लिए आप हज़ारों घंटे मेहनत किए हैं। वो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है। आप सभी के सपना साकार हो, माता रानी से प्रार्थना है, जल्द ही आपके सभी सपना साकार होने वाले हैं। बच्चों, जब एक सपना देखते हैं तो मुश्किलें हज़ार आती हैं, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। इसलिए बच्चों, धैर्यपूर्वक अपने एग्ज़ाम का तैयारी अपने पूरे क्षमता के साथ में करते जाएं, क्योंकि बच्चों मार्ग भटकाने के लिए बहुत सारे विकल्प आते हैं, लेकिन एक संकल्प काफ़ी होता है अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चों, अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। जैसा कि बच्चों आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 2021, 22, 23 के जो क्वेश्चन बैंक है वो पहले कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 2024 के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% सभी क्वेश्चन को सिक्योर रूप से वो बहुत अच्छे से 100% जो सही है उसी को किया गया है। इसलिए आप निश्चिंत होकर ये सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते जाएं, करते जाएं। उसके साथ में जो भी संभावनाएं हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ उसको करते हुए किया गया है। इसलिए आप अच्छे से सही से आप पूरे लेक्चर को देखें। चलिए, आज हम लोग जो 2024 क्लास 12 के जो कि पेपर जिस रूप में था, अब जबकि इस साल जो क्वेश्चन पेपर थे 2024 में बहुत एक अलग प्रारूप में था। इसमें कुछ क्वेश्चन अपर लेवल से भी थे, लेकिन इतना पर्याप्त क्वेश्चन था कि बच्चे आसानी पूर्वक 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी करना होता तो अच्छे से वो कर पाते हैं। चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहते हैं। यह फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बंगाल के आतंक किसको कहा जाता है? आप देखते हैं क्वेश्चन में आंसर ये पहचान गए होंगे। जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक कहते हैं, इसलिए कि वहाँ के समुद्र में जब जलकुंभी बहुत ज़्यादा फैल गया था तो ऊपरी सतह पर बहुत ज़्यादा होने के कारण जो जल में ऑक्सीजन की कमी हो गया था, बहुत सारे जो जलीय जीव जंतु हैं मर गए थे, और वही पानी पूरे शहर में सप्लाई हो रहा था और उससे बहुत सारा महामारी फैल गया था। इसलिए जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योजन डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में दो सबसे कौन कौन से मेन शब्द है? सीधे का मतलब डायरेक्ट और जंतु की बात किया गया है, पौधे की नहीं। कोशिका के केंद्रक, ये तीन जो शब्द हैं इस यही क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अगर इस पर ध्यान नहीं जाए तो इसमें सब जो हैं पुनर्योजन डीएनए को स्थानांतरित करने की विधि ही है। जैसे ट्रांसफेक्शन देखें तो ट्रांसफेक्शन में भी डीएनए को स्थानांतरित ही करने वाला है यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में है, लेकिन ये कोशिका में है, केंद्रक में नहीं है। न्यूक्लियस में ये डायरेक्ट स्थानांतरित करने को कह रहा है, सेल में नहीं। रूपांतरण भी देखें तो भी ये रूपांतरण भी कोशिका में ही स्थानांतरित करने की विधि है। डीएनए को स्थानांतरित करने का विधि है कोशिका में ही, कोशिका में। तीसरा ऑप्शन देखें तो जीन गन दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसलिए इसको हटाना है। जीन गन जो है, जीन गन भी है, लेकिन यह डीएनए को स्थानांतरित करने की विधि है पादप कोशिका में। किसमें है? पादप में। सूक्ष्म अंतःक्षेपण का इंग्लिश होता है माइक्रो इंजेक्शन। अब इसलिए हम कहते हैं कि बाबू बायो के पेपर में तुरंत जहाँ पे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रहता है हिंदी माध्यम में, वहीं पर इंग्लिश माध्यम में रहता है। आप ज़रूर एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें। आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो क्वेश्चन हिंदी में देखने पर नहीं पता चलेगा, वो आसानी से पता चल जाता है जब उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन आप सभी लोग अपने नोट्स में भी लिखे हैं कि डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है डायरेक्ट केंद्रक में। और किसके केंद्रक में? तो जंतु में स्थानांतरित करने की यह विधि है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डीएनए के पृथक्करण हेतु यानी डीएनए के आइसोलेशन हेतु कवक की किस एंजाइम से संशोधित करते हैं? तो देखिए, लाइसोजाइम जो है जीवाणु से और जंतु कोशिका को से डीएनए प्राप्त करने के लिए करते हैं। सेलुलेज को करते हैं पादप कोशिका से, डीएनएज को करते हैं डीएनए के लिए। तो ये पूछ रहा है कवक का, तो कवक में काइटिन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिनेज। इसका जो डी ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे काइटिनेज दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिनेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से PBR 322 में नहीं होता है? PBR 322 की बात करें तो ये PBR 322 रफली हम कर रहे हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन या एम्पीसिलिन, इस साइड से उस साइड में कोई भी हो, एम्पीसिलिन, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आप देखेंगे प्रतिकृत की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, ये ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन तो है ही प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन स्थल, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को जुड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये सभी क्षेत्र हैं, इको R1 बैम H1 वाला क्षेत्र है, तो प्रतिबंधन स्थल है। टीडीएनए आपको इसमें कहीं पर नहीं दिखेगा, जबकि प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का स्थल आपका टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन है ही, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है में कौन सा हो जाएगा? टीडीएनए, इसमें टीडीएनए क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि बाहरी जीन का निवेशन कोई बाहर का जीन स्थानांतरित किया जा रहा है, निवेशन किया जा रहा है, निवेशन मतलब इंसर्ट किया जा रहा है, और वो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी है, यानी टेट्रासाइक्लिन के प्रति उसमें लड़ने की क्षमता है, तो क्या होगा? जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड होगा वो कैसा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी हम स्थानांतरित किए हैं तो उसमें टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। प्रतिरोधक क्षमता जो उसमें था, प्रतिरोधी हम जीन स्थानांतरित किए हैं, तो जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो उसमें लड़ने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगा। बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीवाणु में ताप अस्थायी डीएनए यानी टेम्परेचर के प्रति, आपको पता है कि इसमें टैग पॉलीमरेज, ताप अस्थायी के लिए टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया गया था, और टैग पॉलीमरेज का नाम इसी से पड़ा है थर्मस एक्विटिकस, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? कीटनाशक प्रोटीन यानी क्राई प्रोटीन की बात कर रहा है, और क्राई प्रोटीन किस में हो रहे थे? तो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, जो बीटी कॉटन था, बीटी कपास, इसी बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस से इसमें लेपिडोप्टेरान, कोलियोप्टेरान और डायप्टेरा कीट के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में कायिक यानी वेजिटेटिव, वनस्पति में यानी पौधे में प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है वनस्पति में यानी पादप की जो बात कर रहा है? इसके अंतर्गत देखा जाए भूअस्तारिका जो है, भूअस्तारिका का जो इंग्लिश है क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभी इसके इंग्लिश की जो भूअस्तारिका कहा जाता है ऑफसेट को, भूअस्तारिका है ऑफसेट। तो ऑफसेट आप जानते हैं कि पादप में एक अलग कायिक जनन की एक विधि है। ऑफसेट के अंतर्गत जो पादप में वेजिटेटिव कायिक जनन क्रिया होती है, सल्ककंद यानी बल्ब,
ये शल्ककंद का इंग्लिश है बल्ब। बल्ब लहसुन और प्याज में प्रकंद, प्रकंद का इंग्लिश होता है राइजोम, राइजोम। तो ये तीनों तो पादप में हैं ही, तीनों पादप के ही अंतर्गत हैं, लेकिन इसमें हो सकता है चौथा जो ऑप्शन, ये पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, पूछ रहा है नहीं, यानी कि पौधे में पादप, पौधे में ये तीनों हैं, तो ये तो इसको नहीं अलग कर सकते। अलग कौन सा होगा, इसका चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। हाँ, मुकुलन, वो भी जेम्यूल। जेम्यूल जो होता है ये स्पंज में आंतरिक जो मुकुलन होता है उसको कहते हैं जेम्यूल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान दें, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन कहा जा रहा है, असत्य हमें छांटना है, मर्केंसिया का मादा थैलस एंथ्रीडियोफोर पर एंथ्रीडिया रहते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो मादा थैलस कह रहा है, और मादा थैलस आर्चिगोनियम होता है, एंथ्रीडियोफोर नहीं होता है, मादा थैलस होता है आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियोफोर नर थैलस पे होता है, नर थैलस पर होता है। तो ये तो ऐसा ही कथन असत्य है और असत्य ही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्केंसिया। ये असत्य पूछ रहा है, यहाँ पे सत्य हम बता दिए हैं, मादा थैलस आर्चिगोनियम है, एंथ्रीडियोफोर होता है नर थैलस, तो इसलिए ये कथन असत्य है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लोनकारी। और ये जो ऑप्शन है बहुत जगह पर बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है, यहाँ तक कि गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो पहले बैक्टीरियोफेज ही आता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि ई कोलाई को संक्रमित करता है, ध्यान रखिएगा। और ई कोलाई में, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज की बात, ये एक वायरस है। ये क्या है? वायरस। तो ये डीएनए को स्थानांतरित करने के जीवाणु में किया जाता है, लेकिन बहुत जगह, बहुत डिप में अगर ध्यान देंगे तो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया में प्रयोग होता है, इसके लिए कन्फर्म रहें। इसमें टी डीएनए जो है ये जीवाणु के लिए उपयोग नहीं होता है। टी डीएनए का उपयोग, ये इसको प्राप्त किया गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, जो कि पादप कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको पादप के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टी डीएनए। जीवाणु भोजी प्लाज्मिड और पीबीआर 322 को बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, लेकिन टी डीएनए को पादप के लिए उपयोग किया जाता है, ये कन्फर्म आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम का हिस्सा नहीं है। आपको ध्यान होगा इस प्रकार से कुछ संरचना बने हुए थे, और यहाँ पर इस रूप में ऐसे लघु बीजाणुधानी अपने कॉपी में बनाए हुए हैं। तो इंडोथेसियस, अंतस्थीसियम का मतलब इंडोथेसियम, इंडोथेसियम इसमें पाया जाता है। टेपिटम, ये लास्ट वाला जो हो जाएगा टेपिटम हो जाएगा। एपिडर्मिस भी इसमें होता है। बीजांड द्वार कह रहा है, इसका जो चौथा ऑप्शन है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार आप ध्यान रखें, माइक्रोपाइल, ये मेगास्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी का हिस्सा है। गुरु बीजाणुधानी जब इस प्रकार से आप बनाते हैं तो यहाँ पर जो संरचना है ये माइक्रोपाइल बीजांड द्वार होता है, जबकि ये पूछ रहा है लघु बीजाणुधानी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजांड द्वार। क्वेश्चन क्या, आप यहाँ पर एक मिनट ध्यान दें, कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। ये पूछ रहा है कि लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, तो इंडोथेसियस है, टेपिटम है, बाह्य त्वचा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 12 नंबर, आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो आपको लघु बीजाणु का अंकुरण ध्यान होगा। जब अंकुरण इसके अंदर होता है तो पोलन ट्यूब बनता है, और इसके अंदर जेनरेटिव सेल था, ये जनन कोशिका, जनन कोशिका
आप इसके इंग्लिश में इसको देखेंगे तो जनन कोशिका, यही आगे विभाजित हुआ है तो 2 मेल गैमिट में बना हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनरेटिव सेल। इसका इंग्लिश क्या है? जेनरेटिव सेल। आप अगर कभी हिंदी में पढ़ने पर दिक्कत हो तो तुरंत आपके जो एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, उसको ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंड समुच्चय में से नहीं जुड़ा होता है? आपको ध्यान होगा कि जब हम ये संरचना बनाते हैं तो नीचे होता है एग एपरेटस यानी अंड समुच्चय, ऊपर होता है एंटीपोडल सेल। एग एपरेटस में ये दोनों होते हैं सिनर्जिड और ये होता है एग सेल, और बीच में होता है द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ पे कह रहा है अंड समुच्चय से, अंड समुच्चय हमारा ये है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका का मतलब हो गया सिनर्जिड। सिनर्जिड तो ये दोनों है ही, इसी के बारे में पूछ रहा है। अंड यानी कि ये वाला जो है एग सेल है, एग सेल है, ये हो गया सिनर्जिड। प्रति व्यासांत कोशिका, इसी का इंग्लिश होता है एंटीपोडल। एंटीपोडल, तो एंटीपोडल यहाँ पर है, और एंटीपोडल इससे एग एपरेटस से संबंधित नहीं है, जुड़ा नहीं होता है। तंतु रूपी इसी पे यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, तो फिलीफॉर्म भी इसी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंटीपोडल कोशिका। एंटीपोडल यहाँ पर है, जबकि वो पूछ रहा है अंड समुच्चय यानी एग एपरेटस से जुड़ा नहीं है। तो नहीं है कौन? एंटीपोडल। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, घास के बीज में प्रसल्क यानी अस्कुटेलम। अस्कुटेलम क्या होता है? ये बीज पत्र होता है, बीज पत्र यानी कोटिलोडेंस। कोटिलोडेंस बीज पत्र का इंग्लिश होता है कोटिलोडेंस। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 15 नंबर, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो आपको पता है टी लिम्फोसाइट HIV द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आक्रमण करेगा, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बी कोशिका, ये टी कोशिका है। टी कोशिका यानी टी सेल, और टी सेल दोनों से, टी शब्द दोनों से है, टी सेल से यानी साइटोटॉक्सिक के रूप में, और टी हेल्पर कोशिका, ये टी हेल्पर कोशिका है। टी हेल्पर सेल वास्तव में टी हेल्पर को ही कहा जाता है CD4। ये पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन बैंक पहले वाला करें 2021, 22, 23 वाला जो दिए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये रिपीटिंग क्वेश्चन था। तो HIV जो है CD4 यानी टी हेल्पर कोशिका को प्रभावित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 नंबर, जल में विलेय अकार्बनिक पोषक। अकार्बनिक कह रहा है, कार्बनिक नहीं, मेन यही पहचान में आएगा। देखिए खंडन तो ऐसे जीव में भी होता है, लेकिन खंडन जो होता है कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में तोड़ने का प्रोसेस होता है। अगर हम कार्बनिक खंडन यानी 2 भाग में तोड़ने का, तो कार्बनिक और अकार्बनिक पोषण पे देखें तो ये कार्बनिक को तोड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। निच्छालन ही एक ऐसा प्रोसेस है कि अकार्बनिक पदार्थ को जल में घोलने का। ये आप देखिए केमिस्ट्री में भी निच्छालन शब्द था, लीचिंग। लीचिंग के अंतर्गत उसमें हम लोग विलेयकरण पर आधारित होता है, यानी कि विलीन होने की क्रिया एक तरफ से है निच्छालन। चयनित विलीनीकरण पर आधारित होता है निच्छालन। आप लोग को केमिस्ट्री में ध्यान होगा तो चयनित विलीनीकरण क्रिया होता है हम जब एल्युमिनियम के निष्कर्षण, तो चयन करके उसको विलीन किया जाता है। वही चीज़ कर रहा है कि जल में विलेय, ये इससे भी अगर आप केमिस्ट्री से भी ध्यान रखें तो जल में विलेय पूछ रहा है, और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में है तो अकार्बनिक के लिए सिर्फ लीचिंग होता है। अपचय, अपचय में क्या होता है? कैटाबोलिज्म के अंतर्गत, एनाबोलिज्म के अंतर्गत, तो इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही टूटना होता है। और ह्यूमिफिकेशन, लास्ट ऑप्शन जो ह्यूमिफिकेशन है, तो ह्यूमिफिकेशन के अंतर्गत भी कार्बनिक यौगिक जो टूटे हुए हैं उसको ह्यूमस के रूप में बदलने की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निच्छालन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 17 नंबर, रॉबर्ट में, यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम दिया है रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितने हैं? तो देखिए जो रॉबर्ट में के अनुसार देखा जाए तो उस समय वो 7 मिलियन बताए थे।
कितने बताए थे? 7 मिलियन। वर्तमान समय में इसे 20 से 25 मिलियन भी वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह दिया रॉबर्ट में, तो रॉबर्ट में 7 मिलियन बताए थे। IUCN बताया था 1.5 मिलियन। IUCN के अनुसार जो जातियाँ हैं वो कितने हैं? 1.5 इसके अनुसार है, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक रॉबर्ट में पूछा है तो रॉबर्ट में 7 मिलियन बताए थे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 18 नंबर कि भारत की जैव विविधता विश्व में कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? भारत की जैव विविधता विश्व के कुल जैव विविधता का, तो यह थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा। ये 8.1 है, 8.1%। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है विक्टोरिया झील का सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियां का विलोपन का कारण था। ये एक विक्टोरिया झील में सिचलिड कुछ मछलियां थीं जिसके विलुप्तीकरण के, जिनके बहुत सारे जातियां विलुप्त हो गई। कुछ विदेशी जाति की मछलियां आक्रमण कर दी थीं, विदेशी जाति की मछलियां वहाँ पे आई थीं और उसमें कुछ मांसाहारी मछलियां भी आ गई थीं जो कि सिचलिड की बहुत सारी मछलियों को वो नष्ट कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी जातियों का आक्रमण। ये 19 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? उष्णता यानी जो गर्म जो हो रहा है, ये 20 नंबर जो प्रश्न है इसका इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये विश्वव्यापी उष्णता ग्लोबल वार्मिंग को कहा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण पूछ रहा है कि नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान दें, नहीं पूछ रहा है। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करेंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। वनों उन्मूलन, जब वन की कटाई किया जाएगा तब भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या जब तेज़ी से बढ़ेगा तो उनके द्वारा जो क्रियाकलाप, उसके द्वारा भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो इसका जो अगर 3 ये ऑप्शन आपको लग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस रूप में अगर अगला हम ऑप्शन देखें तो ऊर्जा प्रयोग की दक्षता में उन्नति, यदि जो उत्पन्न ऊर्जा हो रहा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ही कर लें, उसको हम वातावरण में फैलने न दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसका ये पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या विस्फोट भी है, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग दक्षता में उन्नति नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बल्कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, जबकि वो पूछ रहा है नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, 21 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के लिए यानी ऑर्गेनिक कल्चर, जो कार्बनिक खेती किया जाता है उसी को कह रहा है जैव खेती। यह किसको कह रहा है? कार्बनिक खेती। तो यह चक्रीय होता है, बिल्कुल चक्रीय होता है। जैसे हम लोग जो चना मटर की खेती किसान करते हैं, वो जो उसमें से ह्यूमस है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये सभी प्रोसेस करके वो चक्रीय करता है, शून्य अपशिष्ट उत्पन्न करता है। बिल्कुल इसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। संसाधन की अधिकतम उपयोग, संसाधन का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें हम लोग संसाधन का इसमें उपयोग कर लेते हैं। डी ऑप्शन अगर देखा जाए, डी ऑप्शन तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, तो देखिए यही यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो आपको पता है कि जैविक खेती में यानी कार्बनिक खेती में हम रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। क्योंकि ये पूछ रहा है असत्य है, तो यह चक्रीय होता है, शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, संसाधन के अधिकतम उपयोग हो जाता है, लेकिन रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, हम उसके जगह पे जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो दूध से दही बदलने में जो विटामिन बढ़ता है वो है विटामिन B12, B12 में एक और ध्यान रखिएगा कि इसमें कोबाल्ट नामक तत्व, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। हो सकता है कि इसको अलग रूप में पूछ दे, तो साइनोकोबाल्मिन यानी विटामिन B12। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का, तो ये किए थे स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस नहीं, स्टेफाइलोकोकस पे ये जब प्रयोग कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए जहाँ पे आप लोग नोट्स में लिखे हुए हैं कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग जहाँ पर आप लिखे हुए हैं उसी में सभी ये एंजाइम का नाम आया है। उसी में एक है स्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को, देखिए एक कोशिका से, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की बात कर रहा है, तो ये एक टोटीपोटेंसी सिद्धांत है। हिंदी में अगर देखें तो उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर बहुसक्तता पूर्ण सख्तता को ही कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर है 25। अगर हिंदी नाम से न पता चले तो तुरंत क्वेश्चन के पास जो इंग्लिश है उसको आप देखें। सी ऑप्शन जो है इसी का इंग्लिश है टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी इसका सही, क्योंकि उत्तक संवर्धन जो है टोटीपोटेंसी सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटीपोटेंसी। ये भी डायरेक्ट आपके नोट्स से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26 नंबर। हिसारडेल जो है बीकानेरी और मैरिनो दो हाइब्रिड भेड़ की जो नस्ल है उनके बीच हाइब्रिड बनाया गया था। हिसारडेल को जानवर में से किसका नस्ल है, तो ये भेड़ का नस्ल है। ये दो जाति बीकानेरी प्लस मैरिनो से ये भेड़ बना हुआ था जिसका नाम पड़ा था हिसारडेल। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल, तो ये जो किया गया था मूंग दाल में पीला मोज़ेक इल्लो मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था, तो ये था उत्परिवर्तन प्रजनन। इसको ध्यान रखना है, उत्परिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 28 नंबर। डीएनए के खंडों को गमन एनोड के तरफ होता है, तो एनोड के तरफ एनायन गति करता है। एनोड के तरफ एनायन। आपको पता है कि डीएनए की अगर हम संरचना करें तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और इस पर जो PO4 फास्फेट पर माइनस चार्ज होता है, इसी के कारण यह एनोड की ओर गति करता है, यानी ऋण आवेशित होना PO4। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 29 नंबर। सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण में पाद एवं अंगुलियां यानी पैर और अंगुलियां जो बनते हैं, ये दूसरे माह के अंत तक। डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन आपके नोट से भी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन स्रावित, इसका इंग्लिश है ग्रेफियन फॉलिकल, इसका है कार्पस एल्बिकेंस, इसका है कार्पस ल्यूटियम। इसी को कहा गया है कार्पस ल्यूटियम। तो आपको ध्यान होगा कि जब अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो अंडाशय में जो कार्पस ल्यूटियम बना होता है, इससे प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता रहता है और ये जो गर्भाशय की जो दीवार है ये बना रहता है। लेकिन अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो यही बदल जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें बदल जाता है? कार्पस एल्बिकेंस में, यानी श्वेत पिंड में। तो श्वेत पिंड में हुआ तो जैसे ही श्वेत पिंड में बदलता है प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बंद हो जाता है और अगला मेनेस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है। लेकिन यह पूछ रहा है कि भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तो कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम। आप पित्तपिंड हिंदी नाम से नहीं पता चलेगा तो तुरंत वहीं पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कार्पस ल्यूटियम। इंग्लिश में पढ़ेंगे तुरंत
देखते ही पता चल जाएगा कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 31 नंबर, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो अंडोत्सर्ग के पास बाद अगर अंडाणु की संरचना देखें तो इसके बाहर कुछ इस रूप में कोशिकाएं होती हैं जिसको हम कोरोना रेडिएटा और ये किरीट से घिरा होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित जब देखिए जब oogenesis प्रोसेस होता है तो प्राथमिक अंडक जो होता है ये 2n ही होता है। इसमें जब मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड, तब जाकर ये द्वितीयक बनता है। आप लोग देखिएगा आपके पास जो नोट्स है सेकेंडरी oocyte, इसका मतलब है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte अगुणित हो जाता है क्योंकि आप oogenesis प्रोसेस देखेंगे तो प्राथमिक अंडक तक जो होता है 2n, मियोसिस सेकंड जो होगा तो ये द्वितीयक अंडक बनता है, इसलिए द्वितीयक अंडक जो होता है अगुणित कोशिका के रूप में होता है। तो 32 का सही आंसर सी। जो मैं बता रहा हूँ आप अपने नोट्स से भी मिलाते जा सकते हैं। ये प्रोसेस अंड जनन क्रिया के अंतर्गत है। अंड जनन में आप जहाँ पे प्राथमिक अंडक बना है उसके बाद मियोसिस 2 हुआ है, मियोसिस 2 के बाद द्वितीयक अंडक बना है जो कि अगुणित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर अस्टेराइडल है, जिसमें अस्टेराइड यानी कि हार्मोनल नहीं है, उसे वो भी कह रहे हैं कि गोली है, अन्य चीज़ें नहीं, हम गोली की बात कर रहे हैं। अगर जो दवा है दवा के रूप में गोली के रूप में वो है लेकिन गैर अस्टेराइड है, तो गैर अस्टेराइड जो है ये सहेली इसमें सबसे उत्तम दवा के रूप में है जो कि अस्टेराइडल नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है और गैर अस्टेराइडल। बाकी सब में एलएनजी में देखें तो ये हार्मोनल दवा है, अस्टेराइड हार्मोन का उसमें रहता है, अस्टेराइड में प्रोजेस्टेरोन हो जाता है। तो यहाँ पे सहेली जो दवा है गोली भी कह रहा है और गैर अस्टेराइडल, जबकि इसमें एक और ऑप्शन है लिप्सेस लूप। तो लिप्सेस लूप है, गैर अस्टेराइडल तो है लेकिन वो एक जैसे कंडोम रूप में होता है, उसी प्रकार से लिप्सेस लूप है। ये यांत्रिक संरचना है, एक थैलीनुमा संरचना है, ये कोई दवा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहेली। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 34, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर उस समय लगभग 2%। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति यानी IUD की बात कर रहा है? IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, IUD का मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यूटेरस के अंतर्गत इसको स्थापित करना है, लेकिन ये हार्मोन का मूसक है, हार्मोन ये स्त्रावित करने वाला होता है। तो मल्टीलोड 375 ये हार्मोन ये दवा के रूप में है। एलएनजी जो है एलएनजी IUD के रूप में नहीं है। लिप्सेस लूप जो है, एक मिनट, लिप्सेस लूप जो है ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के रूप में नहीं है। यहाँ पर जो 35 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन में 35 नंबर जो क्वेश्चन एलएनजी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के रूप में है और ये हार्मोन का स्त्रावण करता है, लिप्सेस लूप जो है ये हार्मोन का स्त्रावण नहीं करता है। मल्टीलोड 375 जो होता है आयन का स्त्रावण करता है, और कॉपर टी भी आयन का करता है, यानी कॉपर आयन का। तो क्वेश्चन में पूछा है हार्मोन मोचक यानी हार्मोन को उत्सर्जन करने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा LNG 20। मल्टीलोड 375 जो है ये भी आयन का उत्सर्जन करता है। लिप्सेस लूप ना आयन का करता है ना ही हार्मोन का करता है। कॉपर टी जो है ये कॉपर आयन का उत्सर्जन करता है। चूँकि क्वेश्चन में हार्मोन दिया है इसलिए इसका सही आंसर LNG 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 36,
तद्रुप प्रजननी, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद यानी लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले एंटीरिनम के पौधे का संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प। तो आपको पता है कि अपूर्ण प्रभावितता में जब लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया गया था तो अपूर्ण प्रभावितता के अंतर्गत ही जिसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों आता है 1:2:1, चाहे जीनोटाइप हो या फिनोटाइप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिसमें सफ़ेद फूल की बात किया है तो सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभावितता। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं। कभी प्रश्न में नहीं या असत्य को ध्यान रखें। लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, तो लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, यह बिल्कुल सही है। कारक विविक्त होते हैं, विविक्त यानी कि थोड़ा सा इसके इंग्लिश ऑप्शन को भी 37 नंबर में अगर देखा जाए तो इसका इंग्लिश ऑप्शन है कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर, तो बिल्कुल है, फैक्टर के द्वारा यह कंट्रोल होता है। कारक विविक्त होते हैं यानी फैक्टर आर डिस्क्रीट यानी कि ये अलग होते हैं। मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। कैपिटल टी हम जोड़े में ही या स्मॉल टी होते हैं। एलिल ब्लेंड विथ इच अदर, एलिल जो होते हैं आपस में सम्मिश्रण होते हैं, तो बल्कि सम्मिश्रण कभी एलिल नहीं होते हैं। जैसे आप देखें कि शुद्धता का नियम, भले कैपिटल टी या स्मॉल टी था लेकिन ये प्रभावितता के कारण था। फिर अगले पीढ़ी में F2 पीढ़ी में देखे थे तो हमें शुद्ध F2 पीढ़ी में अगर देखा जाए तो शुद्ध लंबा भी पौधा मिला था और शुद्ध बौना भी पौधा मिला था। तो एलिल आपस में सम्मिश्रण कह रहा है कि होता है, यानी कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, क्योंकि मेंडल के द्वारा ये किया गया था, अपूर्ण प्रभावितता के रूप में नहीं। मेंडल के द्वारा जो निष्कर्ष निकले थे उसमें एलिल आपस में सम्मिश्रण नहीं हो रहे थे। उसका कहने का मतलब है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिश्रित हो गए थे, तो कैपिटल टी जो था लंबेपन के लिए था, स्मॉल टी बौनेपन के लिए, तो ऐसा पौधा बनता कि न लंबा हो और न बौना हो। जबकि पौधा कैसा हुआ था? प्रभावितता के नियम के अनुसार वो लंबा पौधा हुआ था, बौना नहीं हुआ था। तो आपस में ये मिश्रित ही नहीं हुए। F2 पीढ़ी में फिर कैपिटल टी भी बना था, स्मॉल टी भी बना था। तो इसलिए एलिल आपस में सम्मिश्रण होता है, ये जो कह रहा है ये कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है तो असत्य है कि एलिल आपस में सम्मिश्रण होते हैं, आपस में सम्मिश्रण होता है, ये असत्य है, कभी ये आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 38, स्वतंत्र अपविभन का नियम कोशिकीय आधार पूछ दिया है, उसका मेन बेस क्या है? तो स्वतंत्र अपविभन के नियम में जानते हैं कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण के एलील एक दूसरे के साथ युग्म बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र कैसे होंगे? जब उसकी क्रिया अलग अलग कराया गया। कोशिकीय आधार पूछ रहे हैं स्वतंत्र अपविभन के लिए, तो ध्यान दें एलील का सम्मिश्रण नहीं होना। देखिए ये अगले ही प्रश्न में वो पूछ दिया है, तो ये सम्मिश्रण नहीं होता है, ये इससे भी पता चल गया। एक युग्म के एलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं, तो युग्मक बनते समय अलग होते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात कर रहा है, ये अलग होता है तभी कैपिटल टी भी बनता है और स्मॉल टी भी बनता है। तो शुद्ध लंबा भी बनता है या शुद्ध बौना भी बनता है। तो ये शुद्धता का नियम को ये दर्शाता है, स्वतंत्र अपविभन को नहीं। एलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। मेन है मेटाफेज 1। आप मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट में अगर देखा जाए तो मेटाफेज में दो क्रोमोसोम का युग्म बनता है, ऊपर और दो नीचे। तो यही दो जो जोड़ा बनता है ना, यही अलग अन्य जोड़े के साथ युग्म बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। यही शब्द आपको स्वतंत्र अपविभन के नियम मेटाफेज के अंतर्गत ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक संभावना आपको कंफ्यूज कर सकता है कि उसमें भी एलील का नाम आ जाता है, लेकिन ये आपको शुद्धता के नियम को इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल टी इसमें आ गया, स्मॉल टी, तो ये शुद्धता के नियम के अंतर्गत है, जबकि ये पूछ रहा है स्वतंत्र अपविभन का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तो डायरेक्ट प्रश्न है, सटन तथा बोवेरी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमल विकार नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल विकार है। 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में 21वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो बढ़ जाता है। क्लाइनफेल्टर भी क्रोमोसोम में ही परिवर्तन होता है उसकी संख्या में। टर्नर सिंड्रोम में कमी हो जाता है। हीमोफीलिया जो है ये वंशागति रोग है, वंशागति रोग है, क्रोमोसोमल विकार नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, ये वंशागति रोग के अंतर्गत है। बाकी सब जो है क्रोमोसोमल विकार हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 41, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो जब आप लोग को वंशागति वाला चैप्टर का हम किए थे वहाँ पे इसका फिगर बनाते हुए किए थे। विलिकन्स एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन दिए थे एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े के आधार पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 42, हर्शे तथा चेज का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो हर्शे और चेज बैक्टीरियोफेज पर क्रिया किए थे। किस पर? बैक्टीरियोफेज पर वर्क किए थे। और बैक्टीरियोफेज अगर देखा जाए तो क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है, और वो कहे थे कि वायरस बैक्टीरियोफेज जो है इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 43, कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर पूछा है असत्य तापक्रम के बारे में। तो तापक्रम के बारे में असत्य कौन सा है? तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, बिल्कुल है। आप देखिए पारिस्थितिकी कारक में तापक्रम का नाम आया है, ताप का। तापक्रम विषुवतीय रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तरफ घटता है। हाँ, ध्रुवीय प्रदेश ठंडा होता है, जैसे जैसे हम विषुवत से ध्रुवीय प्रदेश की ओर जाएं तो टेम्परेचर घटता है। तापक्रम ऊंचाई के साथ बढ़ने पर बढ़ता है। ये बढ़ता नहीं है बल्कि वो घटता है। ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई के साथ में ताप जो होता है वो घटने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय जो वातावरण है वो उसकी जो सघन होने की जो मात्रा है वो कम सघन होने लगता है। कम सघन रहेगा तो तापक्रम उसका घटेगा। क्यों ऐसा होता है कि वायुमंडल जैसे ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल कम सघन होने लगता है, कम सघन। तो सघन कम होगा तो उसका तापक्रम क्या होगा? घटेगा। शिखर पर कम होता है। हाँ, तापक्रम पहाड़ के शिखर पे कम होता है। एल्टीट्यूड के कारण वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसके कारण? एल्टीट्यूड के कारण कम हो जाता है। तो असत्य पूछ रहा है ना। तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। नहीं, क्वेश्चन तो कुछ और है ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो असत्य कौन सा है? असत्य है तापक्रम ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जबकि सही में क्या होगा कि सही में अगर देखा जाए तो क्यों ये वायुमंडलीय है, वायुमंडलीय तापक्रम ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है? घटता है, घटता है। तो ये कथन असत्य है। तो असत्य पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वांछित विशेषक यानी ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का मतलब प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन जो किया जाता है एक जीव से तो शुरुआत होता है, लेकिन उसका चयन करना होता है। कहाँ से हम चयन करेंगे? जो चयन करना होता है जो पूरे पॉपुलेशन यानी कि जहाँ पे जीवों की संख्या अधिक है वहाँ से उस आधार पर जो सबसे अलग है तब ना हम उसकी पहचान करेंगे। व्यष्टि अगर अकेले है तो उसमें क्या अलग हुआ है ये हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, व्यष्टि मतलब हो गया एक व्यक्ति, इंडिविजुअल। समष्टि मतलब होता है पॉपुलेशन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन आधार होता है वो होता है समष्टि स्तर पर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 45, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व यानी प्री रिप्रोडक्टिव। देखिए इसका एक पिरामिड आगे आप लोग अभी पारिस्थितिकी वाला जो जीव समष्टि है उसी में है कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज से जनन पूर्व
यानी जनन पूर्व का मतलब हो गया प्री रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद जनन श्रम यानी रिप्रोडक्टिव, और जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जन्मोत्तर आयु वर्ग। इसका ध्यान रखिए, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव व्यक्तियों का प्रतिशत घटते क्रम में है, ये घट रहा है, ऐसे है। क्वेश्चन बहुत ही इस रूप में अलग है। अब देखिए, जब प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या सबसे ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें प्रवेश करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब जब बढ़ेगी तो ऐसे जो होता है, ऐसे जो आयु वर्ग को कहा जाता है एक्सपेंडेड। आप इसमें तो हिंदी में दिया है बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन इंग्लिश ऑप्शन देखेंगे तो इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है और अस्थिर है। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर प्री रिप्रोडक्टिव है, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक तरफ से ये पिरामिड बन रहा है, तो ऐसे तो देखने पर लग रहा है कि ये घटते हुए हम क्रम कर दें, लेकिन पॉपुलेशन इस स्थिति में ना, यहाँ पे जन्म दर सबसे अधिक है तो इसमें प्रवेश युवा वर्ग सबसे अधिक होगा, और ऐसी स्थिति को कहा जाता है एक्सपेंडेड। ऐसा किसमें बनता है? एक्सपेंडेड। और एक्सपेंडेड का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने की स्थिति में जो ये पॉइंट कहा गया है, ऐसे अगर देखने पर ऑप्शन लगेगा कि घट रहा है, लेकिन घट रहा है नहीं, क्योंकि जो युवा वर्ग है उसकी संख्या बढ़ेगी, जो वृद्धा जो आयु वर्ग है उसकी संख्या कम होगी, तो उनके बाद तो उनकी मृत्यु हुई है। युवा वर्ग की संख्या बढ़ते जाएगी, तो इसको यही समष्टि के रूप में ये ध्यान रखना होता है। तो अगर ऐसा प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे थोड़ा सा कम है, अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो इसको कहेंगे कि समष्टि में जो आयु वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो है जो जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों की प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि यानी पॉपुलेशन के बारे में ये कह रहा है। तो पॉपुलेशन इस स्थिति में क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जन्म की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो एक बार प्रजनन करने वाले साल्मोनेल मछली है, यहाँ पे सामन मछली लिखा गया है, साल्मोनेल मछली और बांस। बांस से ही आप इसको पहचान कर लेंगे, आप लोग नोट्स में भी लिखे हुए हैं कि जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 47, बार्बलर के 5 निकटतम संबंधित जातियाँ एक साथ रहने का कारण क्या है? एक साथ कौन रहेंगे? एक साथ रहने का कारण पूछ रहे। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 जाति एक साथ रह रहा है, उसको कोई एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि पांचों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए एक दूसरे से न भोजन के लिए लड़ रहे हैं, न आपस में प्रजनन के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी आवश्यकताएं ही अलग हो सकती हैं, तभी ये पांचों एक साथ रह। स्पर्धी अपवर्जन, स्पर्धा रहेगा तो फिर तो दिक्कत है। संसाधन विभाजन, हाँ, संसाधन विभाजन का मतलब हो गया कि जो उनको समान उपयोग करना है, पोषण, आवास और जनन। जब ये तीनों अलग हो तो आपस में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो आराम से वो साथ में रह सकते हैं। तो उनका जो संसाधन है, जो समान उपयोग करने वाले हैं, वो अलग अलग है, तभी वो एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? एलिलोपैथी के अंतर्गत कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसा रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं कि उसको यदि कोई कीट खाए तो वो मृत्यु उनकी हो जाए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो ऐसा ही है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस से क्या होता है? ग्लाइकोसाइड उत्पन्न होता है, जो कि हृदय घाती होता है, मानव के लिए भी हृदय घाती होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 49, कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? अपघटक यानी डीकम्पोजर। तो
डिकम्पोजर में शैवाल नहीं आएगा, कवक तो है, विषाणु भी नहीं आएगा। विषाणु जीवित कोशिका में ही जाएगा तो वो जिंदा होगा, नहीं तो मृत ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक तथा जीवाणु। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडान यानी टर्मिनेशन कोडान नहीं है पूछा है। तो आपको पता है कि समापन कोडान कौन कौन होता है। समापन कोडान यदि देखा जाए तो समापन कोडान होता है उवा, उगा, उग। अब इसके अलावा आप देख लेंगे UAG तो है ही, UGA ये भी है, UAA भी है, ये तीनों समापन कोड हैं। लेकिन ये जो है प्रारंभन कोडान है। इसके साथ में AUG और GUG ये प्रारंभक कोड होते हैं और ये पूछ रहा है नहीं है, तो इसका सही आंसर ये पहचान हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 51, अंतरण RNA। अंतरण RNA का मतलब हो गया tRNA। अगर नाम से ना पता चले तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो तुरंत tRNA दिया हुआ है। का आवेशीकरण, ये भी डायरेक्ट आपके नोट्स में भी है कि tRNA का आवेशीकरण का मतलब हो गया कि जो सक्रिय अमीनो अम्ल है, सक्रिय अमीनो अम्ल इस tRNA पर जब आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर जब अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाता है तब यह होता है tRNA का आवेशीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा C, सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक जो वायरस बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, तो एड्स वायरस जनित रोग है, ये है ही। मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से रिलेटेड है, प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से ये फैलता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है। कैंसर जो होता है ये फैलने वाला जैसे असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है कैंसर। तो सही आंसर हो जाएगा असंक्रामक रोग कैंसर। नेक्स्ट जो है 53, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL, PMNL का मतलब होता है पॉली, M से मॉर्फिक, मॉर्फिक, L से PMN, N से न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, L से ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और पॉलीमॉर्फिक जिसमें कण होंगे यानी ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट में कौन से आ जाते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट में आता है बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। बैसोफिल्स मैं बोल रहा हूँ उससे अनुसार लिख लीजिए, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सब PMNL है। तो इसमें देख लेते लिम्फोसाइट नहीं है, ये ग्रेनुलोसाइट है, ये भी एक ग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स जो है, अगर न्यूट्रोफिल्स के जगह पे ऑप्शन दे दे बैसोफिल्स या इओसिनोफिल्स तो वो भी PMNL हैं। बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये हैं PMNL। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा 54, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होता है। कोलेस्ट्रॉम जो माँ का जो नवजात शिशु बच्चे के जन्म होने के बाद जो माँ का दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। अब कोलेस्ट्रम में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है वो होता है IgA। तो सही आंसर हो जाएगा IgA। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 55, डाईएसिटिल मार्फिन। तो डाईएसिटिल मार्फिन जो होता है इसी को कहते हैं हेरोइन, हेरोइन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 56, बिडाल परीक्षण। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 57, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लंस से संबंधित, जब ये पहले भी एक साल क्वेश्चन जब हम 2021, 22, 23 में से किसी में से बता रहे हैं तो उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का हम बात पूरा विस्तृत किए हैं। और ये होता है एम्फाइसेमा के उपचार के लिए, एम्फाइसेमा के उपचार के लिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन,
प्रवर्धन का मतलब हो गया एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन किस में होता है? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है। नेक्स्ट है 59, किस डीएच पर, किस पीएच पर होना चाहिए? यहाँ पर किस पीएच पर बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थ्यूरिंजिएसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो कीटनाशक प्रोटीन जो होता है सक्रिय, आप लोग नोट्स में डायरेक्ट ये भी शामिल है कि जब क्षारीय माध्यम में ये प्रवेश करता है, क्षारीय माध्यम यानी कि अम्लीय पीएच, क्षारीय पीएच पर यह सक्रिय हो जाता है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि जो RNAi जो है, इंटरफेरॉन्स RNA जो क्रिया किया था रोकने, मिल्वा डिगाइन इंकोग्निसिया जो विकसित किया गया था, जो इसको सूत्रकृमि इसको प्रभावित करता है, उसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला गया था? तो देखिए, पादप में स्थानांतरित जो किया जाने वाला है वो उपयोग होता है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से आपको पता है कि तंबाकू क्या है? तंबाकू एक पौधा है, अब पौधे में स्थानांतरित करना है तो जीवाणु भोजी जो है जीवाणु में स्थानांतरित करने के लिए आ जाता है। रिट्रोवायरस भी स्थानांतरित करने में, ई कोलाई जो है खुद बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम से टीडीएनए का उपयोग किया जाता है। तो टीडीएनए जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त किया गया था। और तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि संक्रमक को रोकने हेतु RNA व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक के द्वारा? तो टी के DNA के द्वारा उसमें स्थानांतरित करते हैं। टीडीएनए किससे प्राप्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि बासमती, यहाँ पर है बासमती। बासमती चावल के कितनी किस्में हैं? तो बासमती के टोटल भारत में उगाई जाने वाली जो किस्में हैं वो 27 हैं, इसको ध्यान रखना है। 62 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन GM यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड, GM का मतलब हो गया जेनेटिक मॉडिफाइड अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैधानिकता एवं GM जीव यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेता है? जैसे जो भी हम जेनेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो नियम या नियंत्रण कौन करता है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग, दूसरा दिया जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विभाग, GEAC। GEAC चूँकि GM प्लांट का नियंत्रण करना है तो इसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। थोड़ा सा तबीयत के कारण जो भी थोड़ी सी आवाज़ में समस्या होगा उसको आप इग्नोर करते हुए आगे देखिएगा। GEAC इसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही इसको निर्णय देता है। नाम से ही पता चला जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही नया पौधा बनाया जाता है और जो नया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो यही निर्णय लेता है कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, ये क्या खतरनाक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GEAC। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, रामदेव मिश्रा नाम किस क्षेत्र से? तो आप इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। तो इकोलॉजिस्ट पारिस्थितिकी, इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA के प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के बारे में असत्य है? DNA का रेप्लिकेशन आपको ध्यान होगा कुछ इस प्रकार से हुआ था।
एक पर कंटिन्यूअस और एक पर डिसकंटिन्यूअस असतत रूप से होता है। और यहीं पर इसी के लिए पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो डीएनए अर्ध संरक्षित प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी एक नया है स्ट्रैंड, एक पुराना है। डीएनए का प्रतिकृत प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, बिल्कुल है। प्रतिकृत में किसी भी गलती का परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर उसका रेप्लिकेशन में कोई परिवर्तन हुआ तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। डीएनए के दोनों लड़ियों पर, यानी कि ये जो हुआ है सतत कर है, प्रतिकृत सतत होता है, तो सतत नहीं होता है। लीडिंग स्ट्रैंड पर सतत होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पर असतत होता है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 65 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के, तो आपको एक हम कोड बताए थे RMT 1 2 3, यानी राइबोसोमल को 1 करता है, राइबोसोमल आरएनए का 1 करता है, mRNA का 2 करता है और tRNA को 3 करता है। तो राइबोसोमल कह रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 66, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूट, यानी कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक आनुवांशिक कोड का होना डीजेनेरेसी कहलाता है। और डीजेनेरेसी का जो तुरंत हिंदी नाम से तो नहीं पता चल रहा है, यह 66 नंबर है। 66 का जो ऑप्शन है, अगर इसके इंग्लिश में देखें तो इसको कह रहा है नॉन एम्बिगस, असंदिग्ध का नॉन एम्बिगस या अनएम्बिगस, अपहवासित का जो इंग्लिश है डीजेनेरेसी, इसी का है डीजेनेरेसी, डीजेनेरेसी। तो सही आंसर हो जाएगा डीजेनेरेसी। असंदिग्ध कब कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें होता है कि एक आनुवांशिक कोड एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, एक अमीनो अम्ल को नहीं, एक आनुवांशिक कोड केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल को नहीं। लेकिन यह पूछ रहा है कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट, यानी कि जो आनुवांशिक कोड है एक से अधिक होते हैं, तो इसको कहते हैं डीजेनेरेसी। जहाँ पर आनुवांशिक कोड की विशेषताएं हैं वहाँ पर इसको हम बताए हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा डीजेनेरेसी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 67, लैक ओपेरॉन में जीन की भूमिका क्या है, लैक ओपेरॉन में जीन की भूमिका क्या है। 67 नंबर प्रश्न में लैक ओपेरॉन में वाई जीन की, यहाँ पे लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका पूछ रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वाई जीन की भूमिका पूछ रहा है। तो आपको ध्यान होगा लैक ओपेरॉन में यहाँ पे लैक जेड, लैक वाई और लैक ए था। लैक जेड जो था बीटा ग्लैक्टोसिडेज, वाई जो था परमिएज और ए जो था ट्रांस एसिटिलेज। तो वाई पूछ रहा है तो परमिएज का हो जाएगा। 68 देखें, 68 तो पूराजीवी प्रमाण अध्ययन, पूराजीवी यानी पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पूराजीवी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। और इसको आप जैसे ही इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, तो इंग्लिश में है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। तो इंग्लिश नाम से ही इसका जो जीवाश्म, जल जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म है, जीवाश्म अगर ऑप्शन देखें तो जीवाश्म के अध्ययन को ही कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 69, तुल्य रूप, तुल्य रूप का मतलब होता है एनालॉगस, एनालॉगस। और एनालॉगस आपको एक कोड दिए थे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट यानी A80 का कॉम्बिनेशन, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट अगर आप देखें तो अभिसारी को कहते हैं। अगर AC आप तुरंत अगर अभिसारी अपसारी में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश में देखेंगे तो ये आप एक कॉम्बिनेशन दिए थे AC का, एक कॉम्बिनेशन दिए हैं HD, यानी होमोलॉगस डाइवर्जेंट होता है और एनालॉगस कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट का इंग्लिश होता है अभिसारी और डाइवर्जेंट का अपसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है लास्ट कि प्रागैतिहासिक गुफा, प्रागैतिहासिक ये पहले भी जैव विकास में आपको बता चुके हैं, ये आपके NCERT के भी लाइन है
कि प्रागैतिहासिक जहाँ पे लिखित कोई प्रमाण ना हो वहाँ पे गुफा चित्र किया गया था 18,000 वर्ष पूर्व। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। उसी के आगे दिया हुआ कृषि कार्य का जो प्रमाण मिला था वो 10,000 वर्ष पूर्व। तो दोनों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये था बच्चों 70 क्वेश्चन। आप 70 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो सीधे नोट्स से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। आपको आराम से इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आप खुद इसमें आप मिलाएंगे तो कुछ ईजी भी, लेकिन हो सकता है कि सबसे उस समय ध्यान रखना होता है कि हम धैर्यपूर्वक पेपर पूरा पढ़ें और हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी पढ़ें, तो आसानी से आपको उतने पर्याप्त प्रश्न में, चूँकि 70 प्रश्न दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ प्रश्न ऐसे उसमें देगा कि वो अपर लेवल से रहता है, कठिन रहता है, लेकिन आपको उसमें से 70 में से 35 प्रश्न करना है। तो आराम से इसमें 35 प्रश्न ऐसे भी रहते हैं कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं बहुत आसानी पूर्वक उसको कर सके, कितना भी कठिन पेपर हो, बस धैर्यपूर्वक उसको लास्ट तक पढ़ना होता है। थैंक यू बच्चों, आप अच्छे से इसको आप देख लीजिए, दोबारा भी आप एग्ज़ाम के समय भी रिपीट कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी कर सकता है। थैंक यू।